बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस आर्टिकल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है लॉगरिथम। ये एक बहुत वसी फील्ड है मैथमेटिक्स की और इसका वसी इस्तेमाल है। ये मैट्रिक की क्लासेस में आप इसको सीखते हैं और एफएससी, बीएससी और बड़ी क्लासों में मज़ीद जाके इसको इस्तेमाल करते हैं। जिस वक्त आप लोग एफएससी में जाते हैं तो एक मेजर पोर्शन है कैलकुलस, जो कि आपने एफएससी में भी पढ़ना होता है, बीएससी में, इंजीनियरिंग में, साइंस के शोबों में आपने इसको पढ़ना होता है। उसमें लॉगिथम और ट्रिग्नोमेट्री इसका मैक्सिमम, मेरे ख्याल में अंदाज़न बोलूँ तो 80% इन चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पे है, इन इस्लाहात का वहाँ पे इस्तेमाल है। तो लॉगिथम जो है ये मेरा लेक्चर इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्शन के लिए है, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए है। और बेसिकली जो मेजर चीज़ है ना, मैं ये कोशिश करूँगा बताने की ये लॉगिथम हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका क्या इस्तेमाल है। पढ़ तो रहे हैं, तरीके भी आते हैं तो, लेकिन है कि इसका क्या मकसद है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। हम अदाद पे चले जाते हैं और उस नंबर की मुख्तलिफ फॉर्म, जैसे कि मैं 9 लिखता हूँ, एक नंबर 9 लिखा, इसे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 2 लेता हूँ तो 9। अच्छा, अब यहाँ पे मैं तरतीब बता दूँ। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो लिखी हुई है इसको हम पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, या इंडेक्स कह दें, या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट, इसको बेस बोलते हैं, बेस। और ये आपका है नंबर। ये नंबर को हम 9 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक अल्टरनेट मेथड से हम लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं लॉगिथम फॉर्म। उसका तरीकाकार देखिएगा, उसका रूल देखिएगा। हम लॉग लिखेंगे और लॉग के नीचे बेस लिखेंगे। बेस हमारे पास यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा। और इसके बाद लॉग ऑफ नंबर, नंबर मेरे पास होगा 9। इसे पढ़ने का तरीका होगा लॉग ऑफ 9 टू द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। ये हमारी यहाँ पे, ये हमारे पास पावर है, पावर बोल लें, इंडेक्स बोल लें, या एक्सपोनेंट बोल लें। लॉगिथम फॉर्म में जो पावर है वो इक्वल के निशान के बाद जाती है, और जो बेस होती है वो लॉग के नीचे लिखा जाता है, इसको बेस। और जो नंबर है वो लॉग के सामने लिखा जाता है। ये आपके पास हो गया नंबर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है उसे हम लॉगिथम फॉर्म में कैसे, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये एक डिफरेंट शक्ल है, ये एक डिफरेंट शक्ल है। अब इसकी यूटिलिटी की तरफ आते हैं कि इसको हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो हम साइंस में करते हैं। इसके बाद में काउंटिंग के बहुत सारे सिस्टम है, ऑक्टल है, बाइनरी है, ये डेसिमल है, हेक्सा, इस तरह के वो कई नंबरिंग है। बेस यानी 2 होती है, बेस 5 होती है, बेस 6 होती है, 8 होती है, बेस जो उसकी मर्जी बना लें। लेकिन आम काउंटिंग में जो हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है या जिसमें कैलकुलेशन हम करते हैं वो बेस 10 है। यानी हमारी गिनती 10 तक जाएगी, फिर 11 आएगा। तो बेस 10 के हिसाब से मैं बात करूँगा। और डेसिमल को बेस 10 बोलते हैं। आपको पता है, जो कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, बाइनरी 1 0 उसके अंदर आता है, 2 उसके अंदर नहीं आ सकता, इसको बेस 2 बोलते हैं। अगर बेस 5 है तो उसमें 5 नहीं आ सकता, 0 1 2 3 4 तक आएगा, 5 नहीं आएगा। इसी तरीके से बेस 10, इसकी बेस 9 तक आएगा। अच्छा, 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर बनते हैं। ये मैंने बेस 10 में पकड़ा है। डेसिमल में काउंटिंग जो पकड़ी है, 10 को हम 10 की ताकत 1 लिख सकते हैं, ये तो आम बात है। अच्छा, 100 को हम 10 की ताकत 2 लिख सकते हैं, 100। 1000 को हम 10 की ताकत, ये 10 की ताकत 3 लिख सकते हैं। जितने सिफर हैं 10 की ताकत आ जाएगी। इधर 4 सिफर हैं 10,000 में, ये आ जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं लॉगिथम फॉर्म में। इसी को लॉगिथम फॉर्म में देखिएगा,
ये लॉग लिखूँगा और इसकी बेस 10 है, जो पावर है वो इक्वल के निशान के बाद आएगी और ये आपके पास आ गया 10। लॉग ऑफ नंबर तो ये है, चलें इससे देख लीजिएगा, ये बात आपको ज़्यादा वादी हो जाएगी। लॉग ऑफ नंबर है 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। इसके बाद इसकी तरफ आ जाए, लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10, ये बेस 10 है, 1000 इज इक्वल टू 3। लॉग ऑफ 10,000, लॉग ऑफ 10,000, लॉग के सामने नंबर लिखना है, टू द बेस 10 है, इज इक्वल टू 4। अब ये बात हम करेंगे कि यहाँ पे मैं आपको वादे करना चाहता हूँ, हम लॉगिथम को एज ए काउंटर या काउंटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक बात बड़ी वादे है आप लोगों को कि मैं 12 लिखता हूँ और पूछता हूँ इसमें कितने डजन है, तो आप कहेंगे 1, 24 2 डजन है, 36 3 डजन। ये हम डजन या दर्जने किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जो क्वांटिटी हमने ज़्यादा खरीदनी हो। तो उमूमन हमने कोई चीज़ खरीदनी हो, फल खरीदना हो, ये केले खरीदने हैं आपने, तो 12 15 16 ये बोलते हैं, हम बोलते हैं 1 दर्जन दे दो, 2 दर्जन या 1.5 दर्जन, इस तरीके से बात करते हैं। 1 दर्जन मीन 12। तो ये जो है बड़ी क्वांटिटी को इस्तेमाल करने के लिए आप डजन का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। 1 का मतलब 12, 2 का मतलब 24, डॉट सॉल्व। अब इधर आ जाए, ये काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे है ये काउंटिंग आपकी डेसिमल में, इसको 100 बोलते हैं, 10 बोलते हैं, 100 बोलते हैं, 1000 बोलते हैं। अच्छा, इस 10 को लॉगिथम में 1 बोलते हैं। ये सारी काउंटिंग जो है लॉगिथम में, ये इंटरेस्टिंग बात है ना। अगर मैं लॉगिथम में कहूँ कि लॉगिथम में आपने चीज़ें लानी है, मैं बोलता हूँ 1 लॉगिथम लाओ, तो वो बंदा 10 चीज़ें लाएगा। मैं जब 2 बोलूँगा, 2 का मतलब 100, और जब मैं 3 बोलूँगा 3, इसका मतलब 1000, और जब मैं 4 बोलूँगा तो इसका मतलब हो गया 10,000। 5 बोलूँगा तो 1 लाख, 1 लाख को लिए सिर्फ 5 लिखेंगे। यानी ये समराइज करते हैं बहुत बड़ी मिकदारों को शॉर्ट करके दिखाने के लिए। डजन किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बड़ी मिकदारों को शॉर्ट करके दिखाने के लिए। तो लॉगरिथम जो है वो इंतहाई बड़ी मिकदारों को शॉर्ट करके लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हम एज ए काउंटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक लॉगरिथम का असूल यहाँ पे मैं आपको बड़ा वादे करना चाहूँगा कि बाद में नए सिरे से समझाऊँ। यहीं पे एक बात पिक कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा पता, जब आप लॉगरिथम का काम करेंगे अपनी किताबों में, जो जो आपका सिलेबस है उसमें मैट्रिक हो सकता है, आपका ओ लेवल हो सकता है, उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये रूल जो है बहुत काम आएगा। ये देखिएगा, ये बेस मेरे पास 10 है, ये भी 10 है, आंसर 1। तो याद रखिएगा, अगर ये बेस और नंबर दोनों बराबर लिखे हों तो उसका आंसर जो होगा ना, उसका लॉग का आंसर वो होगा जो उसकी पावर है। यहाँ पे रूल तो नज़र आ रहा सीधा, आगे अप्लाई करके देखें। ये 100 है, 100 का मतलब होता है 10 की ताकत 2। देखिए मैंने आपको बोला था बेस और नंबर ये दोनों बराबर हों तो उसकी जो नंबर की पावर होगी ना, वो आपका आंसर होगा 2। ये 2 लिखा हुआ। फिर इधर आ जाए, तो ये 10 की पावर 3, 1000 को 10 की पावर 3, ये 3 इधर लिखा हुआ है। ये 4000 है, 10 की पावर 4, और ये 4 लिखा हुआ है। ये रूल जब हम इसके सवाल बाकायदा करेंगे तो हमें वहाँ पे बहुत काम आएगा। फर्ज करें, हमारे पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स और ये बेस एक्स है, ऊपर पावर 3। हम बड़ी आसानी से बोलेंगे इसका आंसर 3, जो इसकी पावर है। ये दोनों बराबर है तो जो आंसर वो होगा जो इसकी पावर है। जी, अब लॉगरिथम का जो सबसे बड़ा मकसद मैं बताने जा रहा हूँ कि जिस मकसद के लिए लॉगरिथम बनाया गया, फिर इसको फैलता गया, बहुत वसी हो गया, वो उसका मकसद था फॉर द यूज़ ऑफ कैलकुलेशन। बड़े खुल खुला के ये अल्फाज याद रखिएगा कि आप कोई तकरीबन 50 साल के पीछे चले जाएं या इससे कुछ मज़ीद, कैलकुलेटर नहीं होते थे, लेकिन साइंसदान तो अपने कामों में लगे हुए थे। उनके जो कैलकुलेशन होती बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती, बड़ी बड़ी लंबी होती थी, और कैलकुलेटर से घंटों में अब हम हल करते हैं। लेकिन
पहले वक्तों में ये कैलकुलेशन जो है लॉगरिथम से होती थी। तो लॉगरिथम पुराने वक्तों का कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर है। जब हमने इससे हल करने हैं सवाल तो हमें किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा जुल्म है कि हम लॉगरिथम के सवाल ही हल करने के लिए कैलकुलेटर हमने हाथ पकड़ा होता है। ये पुराने वक्तों का कैलकुलेटर है, इसे हमने समझ के इसको यूज़ करना चाहिए। मैं बता देता हूँ कि आपका कितनी हमारी रेंज है कि हम सिंपल ज़बानी कलामी या थोड़ी बहुत ही मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं। फिर हमें कैलकुलेटर चाहिए होता है। कैलकुलेटर नहीं याद हुआ फर्ज कर लें तो फिर क्या, लॉगरिथम। ये देखिएगा, एक सिंपल सी मिसाल है, ये मैं अपने स्टूडेंट को देता हूँ। मूवमेंट ये 2 की पावर, मैं आपको कहूँ 2 ले लें, आप ले लेंगे जी 4। 2 की पावर 3 ले लें, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8, कोई बात नहीं है। 4 ले लें, ये 16 हो गया, कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर में कर लेंगे। अच्छा, मैं 2 की पावर आपको 20 कहता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके पास, 4-5 मिनट, आप इसको हल कर लेंगे, इसका आंसर भी आप ले आएंगे जो भी आता है। अब मैं कहता हूँ कि 2 की पावर जो है वो 100। अब आप कहेंगे वो आधा पौना घंटा लगेगा, ठीक है, इसको हल करने के लिए। चलें, ये मैं इसको कह देता हूँ जी 1000 पे ले जाता हूँ, मुश्किल हो गया, घर में दे दे के थक जाएंगे। 10,000, ठीक है जी। 1 लाख, उसके बाद 10 लाख। तो आप तो कहेंगे ये सवाल गले पड़ गया, ये तो पूरा हफ्ता लगे रहेंगे फिर भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये कैलकुलेटर मांगेंगे, तो ये पुराने वक्तों में तो कैलकुलेटर नहीं था, ये सवाल इस तरह के भी थे, हल होते थे। तो हम इसे लॉगरिथम की मदद में 3-4 मिनट में इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर देखिएगा, अगर मैं आपको कहता हूँ 4 का अंडर रूट, बड़ी आसानी से आप कह देंगे 2 है। आपको कह देता हूँ 625, इसका अंडर रूट बता दें, आप बड़ी आसानी से कह देंगे 25 है। बहुत सारे जो है अपना स्क्वायर रूट की कीमतें आपको दबानी याद है। लेकिन अगर मैं इसी को कह दूं कि इसका आपने इसके इंडेक्स की कीमत जो सी है वो 1/5 है, तो फिर तो हमें लेना नहीं आता, हमें कोई तरीका नहीं आता, हमें तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का ज़्यादा से ज़्यादा तरीका आता है। इसमें कोई रकम मैं इशारे वाली लिख दूँ और यहाँ पे इंडेक्स इसका ये 1/7 इसकी पावर बन जाएगी, 7 इसका इंडेक्स हो गया। तो इसको हल कर दें, बिल्कुल ही नामुमकिन है, हम नहीं इसको कैलकुलेट कर सकते, ना हमने कोई तरीका इसका पढ़ा है, ना जो है वो हमारे इस्तेमाल में है, और कैलकुलेटर फ़र्ज कर ले याद नहीं हुआ। तो ये सवाल जो है ये लॉगरिथम से हल होगा। इसके बाद और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना लें, इसमें आप की पावर 5 लिख देता हूँ, इस पर मैं 0.0025 लिख देता हूँ, इस पे एक और मैं इंडेक्स 3 का ये क्यूब रूट बना देता हूँ। इस सवाल को हमें, ये तो सवाल गले पड़ जाएगा, नहीं कर सकते इसको। और इस तरह के सवाल पुराने वक्तों में जब कैलकुलेटर की सोच भी नहीं थी, करने पड़ते थे, तो तरीकाकार क्या था, हम इसको लॉगरिथम से हल करते। तो याद रखिएगा, जो लॉगरिथम है वो पुराने वक्तों का कैलकुलेटर। आपने जो कैलकुलेटर पकड़ा हुआ है, हमने जिस दौर में एमएससी की थी तो अपने टीचर से पूछते थे। हमारी फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिकल की जो है वो कैलकुलेशन वो बहुत लंबी होती थी, घंटों के हिसाब से हम कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेशन करते थे। अपने टीचर से पूछा कि जिस वक्त आप लोगों ने एमएससी की थी आपने ये पढ़ा था? उन्होंने कहा जी ये कुछ पढ़ा था। तो आप कैसे कैलकुलेशन करते थे, कैलकुलेटर तो होते ही नहीं थे। तो एक फटक करके उन्होंने जवाब दिया कि जी हम लॉगरिथम इस्तेमाल करते थे। तो उस वक्त लॉगरिथम जो है वो छोटा सा सवाल हो उसमें भी 5-7 मिनट लेता है, लंबा सवाल हो 5 मिनट लेता है। कैलकुलेटर तो फट बताता है। तो इसमें यह है कि टाइम तो आपका तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हर किस्म की कैलकुलेशन जो आप इससे कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चन हल करने के लिए हमारे पास लॉगरिथम के 4 लॉज हैं। लॉग ऑफ mn, इसकी बेस b लिख लें, या बेस ना भी लिखें तो हमारा काम चलता है, पर बेस b लिख लें। ये m और n दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ m बेस b प्लस log ऑफ n बेस b। ये 3 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 3 होते हैं तो मैं तीसरे नंबर के लिए प्लस की अलामत और डाल देता। 2 नंबर है, 2 मरतबा log लिखा। यहाँ पे मैसेज आपके लिए ये है
कि मल्टीप्लिकेशन एक मुश्किल अमल है अगर उसे प्लस के साथ, समेशन के साथ कंपेयर किया जाए, तो ये एक मुश्किल अमल को आसान अमल में तब्दील कर रहा है। ये लॉगरिथम का पहला लॉ है। दूसरा लॉ देखिए, लॉग ऑफ m ओवर n और बेस b, तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ m बेस b और माइनस लॉग ऑफ n बेस b। ये यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में होगा, बटे के नीचे होगा, उसके लिए हम माइनस की लामत लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें हमें ये लॉ जो है वो क्या बेनिफिट दे रहा है, डिवाइड करना, डिवीजन एक मुश्किल अमल है एज कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन। तो ये एक मुश्किल अमल को आसान अमल में तब्दील कर रहा है। उसके बाद देखिएगा लॉग ऑफ m, ये थर्ड लॉ है, इसकी पावर n बेस b, तो ये पावर है, ये लॉ के पीछे आ जाती है, n लॉग ऑफ m बेस b। देखें ये हमें क्या एडवांटेज दे रहा है, ये हमें एडवांटेज दे रहा है कि ये m है, इसकी पावर मैं लिख देता हूँ 10,000, तो इसे 10,000 मरतबा मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब के लॉ का कानून लग जाता है ना, उसके मुताबिक ये इसके पीछे आ जाता है। तो लॉग m की कीमत जो निकालूंगा उसे 10,000 से एक मरतबा मल्टीप्लाई करना, जो कि मुश्किल अमल नहीं है। ये एक मुश्किल अमल को आसान अमल में तब्दील कर रहा है। तीसरा अब है जी आपके पास लॉग ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस फार्मूला, लॉग m लिख लेता हूँ और इधर n, लॉग m बेस n। ये चौथा जो लॉ है, ये चेंज ऑफ बेस फार्मूला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखेंगे, ये लॉग m ऊपर लिख लें और जो नीचे बेस लिखी हुई है लॉग n लिख लें। अब यहाँ पे आप बेस बेशक ना लिखें, अगर बेस लिखना चाहते हैं, इधर a लिखना चाहते हैं, इधर भी a लिखना पड़ेगा, इधर 10 लिखेंगे, इधर 10, तो ये सेम बेस लिखनी पड़ेगी। तो इस फार्मूले को चेंज ऑफ बेस फार्मूला बोलते हैं। और चेंज ऑफ बेस फार्मूला ये पहले किताबों में नहीं होता था, बाद में आया। तो इसका थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक सवाल यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेता हूँ। लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, लॉग ऑफ 8, इसको हम हल करना चाह रहे हैं। ये देखिए लॉग ऑफ चेंज बेस फार्मूले के मतलब लॉग ऑफ 8 ऊपर लिख देता हूँ ओवर लॉग ऑफ 2 नीचे लिख देता हूँ। अब ये 8 जो है ये 2 की पावर 3 के बराबर है ओवर लॉग ऑफ 2। अब तीसरा कानून हमने पढ़ा, तीसरा कानून ये पावर इसके पीछे आ जाएगी, तो ये देखिएगा ये 3 इससे पहले आ जाएगा, 3 लॉग ऑफ 2 और नीचे आपके पास आ गया लॉग ऑफ 2। ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास आंसर आ गया 3। यानी ये देख लीजिएगा, हमने इसके लिए बाकायदा टेबल कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन चेंज ऑफ बेस फार्मूले के मुताबिक हमने, और उसमें ये बात तो होनी चाहिए कि ये जो नंबर है वो इस बेस का मल्टीपल हो, तो हम ज़ुबानी इसको कर सकते हैं। तो ये 2 की पावर 3 था, तो हमारे पास, और दूसरा मैंने आपको जो रूल बताया था पीछे कि आपका इस्तेमाल आएगा, वो डायरेक्ट लिखिएगा। इसे मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ 3 की पावर 2, सॉरी उल्टा लिख दिया, 2 की पावर 3, 8 थे ना, 2 की पावर 3, बेस आपके पास लिखा हुआ 2। आपको रूल मैंने कहा था कि बाद में बताऊंगा, तो वो फिर खोलना पड़ेगा काम ज़्यादा, वहाँ पे बता दिए थे। यहाँ पे इस्तेमाल देखें, ये आपके पास नंबर है और ये उसकी बेस, ये दोनों बराबर हैं, 2 के बराबर है। आंसर क्या होगा 3। ये देखें, ये वही आंसर हमने दूसरे तरीके से भी हासिल कर लिया। अब लॉगरिथम के बुनियादी इंट्रोडक्शन के बाद और इसका इस्तेमाल भी हमने डिस्कस किया कि ये एज ए कैलकुलेटर इस्तेमाल होता है। बाकी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, उसमें मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं। और कुछ हम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जो इंजीनियरिंग के शोबे में चले जाते हैं या महकमा मौसमियात के अपना वो हिस्से में, इंजीनियरिंग के हिस्से में ही चले जाते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पीएच स्केल, केमिस्ट्री में आप पीएच स्केल पढ़ते हैं, वो किसी मटेरियल को चेक करते हैं कि वो किस किस्म का एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो ये पीएच स्केल, इसके अंदर भी हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डिटेल तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट के अंदर जाके बात हो सकती है। दूसरा आप फिजिक्स में आ जाए, साउंड। आपको पता है साउंड जो है वो हेयरेबल एनर्जी है, जो जिस एनर्जी को हम सुन सकते हैं उस एनर्जी को हम साउंड बोलते हैं।
तो साउंड की क्वांटिटी नापने के लिए वेबर फेचनर लॉ है। ये मैट्रिक की क्लास में आपके सिलेबस का हिस्सा है, बड़ी क्लासों में भी इसका जिक्र होगा। ये लाउडनेस ऑफ साउंड और इंटेंसिटी आई ऑफ द साउंड, इसके दरमियान रिलेशन है। अच्छा, इसका जो यूनिट आता है वो बेल आता है या डेसिबल, इसका इस्तेमाल यूनिट। तो यहाँ पे भी देखिएगा ये लॉग का आपको इस्तेमाल नज़र आ रहा है कि जो है असल में लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई, और ये के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये वेबर फेचनर लॉ हो गया। अच्छा, उसके बाद रिक्टर स्केल। ये रिक्टर स्केल हमने उमूमन खबरों में सुना हुआ है कि जो है ज़ल्ज़ला आया, उसका रिक्टर स्केल पे उसकी शिद्दत इतनी थी। रिक्टर स्केल जो है वो साइंटिस्ट ने एक स्केल जो ज़ल्ज़ला है उसकी क्वांटिटी को नापने के लिए बनाया हुआ है। आप ये देखिएगा, ये इसका मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड है ज़ल्ज़ले की, अर्थक्वेक की, और ये इसकी इंटेंसिटी है। इसमें कीमतें पुट की जाए, ये फार्मूला बना हुआ है और इसके अंदर लॉग इस्तेमाल हुआ है। रिक्टर स्केल जो है ये इस स्केल के तहत हम ज़ल्ज़ले की क्वांटिटी नापते हैं, तो यहाँ पे भी लॉगरिथम का इस्तेमाल। इसके बाद ब्राइटनेस ऑफ स्टार, कौन सा स्टार ज़्यादा ब्राइट है, कौन सा कम है, कम से कम 2 स्टार पकड़े उसका कंपैरिजन किया जाता है। तो बहरहाल उसके लिए फार्मूला ये मैग्नीट्यूड है, ब्राइटनेस की मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए इस फार्मूले में भी लॉग इस्तेमाल हुआ है। ये एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता होगा, फल्कियात के नॉलेज में, तो ये भी इसमें देखिए लॉग का इस्तेमाल नज़र आ रहा है। अच्छा, अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, हमारी पिछली किताबों में 10-12 साल पहले जो किताब थी उसमें एक फार्मूला था। उसमें था कि इस फार्मूले में आप इतना टाइम लगाएंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूँगा कि हम घर में दही जमाते हैं तो उसके जाग के तौर पे हम उसके अंदर दही डालते हैं दूध के अंदर, और उसका आइडिया रखते हैं कि ज़्यादा दही डालेंगे तो दही जो है उसका जायका खट्टा हो जाएगा, ज़्यादा बैक्टीरिया बनेंगे। तो नाप तोल के अंदाजे से हम उसके अंदर, लेकिन घर की दही जो बनाते हैं तो उसका टेस्ट हमेशा डिफरेंट होता है, बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। बाज़ार से जब लाते हैं तो हमेशा उसका जायका सेम होता है, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है। आपके पास बैक्टीरिया की ग्रोथ के फार्मूले मौजूद हैं कि आपने इतने दूध की दही जमानी है तो आपको उसके अंदर कितने बैक्टीरिया डालने हैं, और जो आपके पास दही की इतनी क्वांटिटी है उसके अंदर कितने बैक्टीरिया होंगे, तभी वो हमेशा जब दही को जमाया जाता है तो आपको उसका फ्लेवर हमेशा एक जैसा मिलता है। तो ये अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद इसका एक छोटा सवाल जो कि यहाँ पे मैं आखिरी, ये न्यूक्लियर मेडिसिन, ये कैंसर के इलाज के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, या दूसरे भी कैंसर के अलावा भी न्यूक्लियर मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। और ये पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होती है। किसी पेशेंट को उसकी क्वांटिटी जो देनी है दूसरे को उतनी नहीं देनी, तो उसके कैलकुलेशन के लिए भी हमारे पास लॉगरिथम के फार्मूले मौजूद हैं, यानी कि डॉक्टर के इस्तेमाल में भी मेडिसिन के लिए लॉगरिथम के फार्मूले इसके मौजूद हैं। नहीं जी, ये अपना मैंने कोशिश की थी इसका इंट्रोडक्शन देने के लिए कि ये लॉगरिथम जो है इसका जो हमारा किताबों में किस तरह इस्तेमाल है, किस तरीके से कर सकते हैं, उसका इसके लाभ कितने हैं वो बताया, और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इस्तेमाल कैसा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, या इसमें कोई कमी रह गई उसे ज़रूर इंडिकेट कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली मरतबा किसी और लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।